बहुत दिनों बाद आए। हाँ, तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये लेक्चर नंबर 4 है न्यूमेरिकल्स का। चैप्टर चल रहा था चौथा, वो जो अपना परावैद्युत तथा संधारित्र चल रहा था, उसका चैप्टर नंबर जो 4 था उसकी आज न्यूमेरिकल्स है, और ये क्लास भी चौथी होगी। वहाँ तक शायद हम लोगों ने 26 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो आज 27 से पढ़ रहे हैं, और एक एक करके ध्यान से समझिए क्योंकि ये अब टाइप सब अलग होते जा रहे हैं। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 27 को जल्दी से पढ़ना शुरू करो और देखो इसमें क्या क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र। बताओ, ऐसा संधारित्र जिसका मान है 3 माइक्रोफैरड, इस तरह के टोटल कितने संधारित्र हैं अपने पास? 3। कह रहे हैं को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। अब आपको अपने आप से खुद से जोड़ के बताना है, लेकिन आपको ये याद रखना है जो तुल्य धारिता होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बताओ? 2 माइक्रोफैरड। एक लॉजिक समझो, अपने पास क्रम जो पढ़े थे वो 2 ही तो थे, जोड़ने के क्रम 2 थे। एक था समांतर और एक था श्रेणी। यही दोनों बातें हैं, मतलब या तो हम समांतर में जोड़ सकते हैं या फिर श्रेणी में। लेकिन बात ये आती है कि इनको हम कैसे जोड़ना है कि जो तुल्य धारिता है वो कितनी लानी है आपको? 2। श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ोगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे दिमाग में लाना है अपने आप को। जैसे मान लो कि आपने सोचा कि मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ लूँ तो शायद मिल जाए। तो जब सबको श्रेणी में जोड़ोगे तो श्रेणी के लिए फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल 1/c1 1/c2 1/c3 प्लस डैश डैश जो भी है। इसमें क्या होता है 1/c c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस जो भी हैं। समझ आया? अगर आप ये बताओ, कोशिश की आपने कि इनको चलो एक बार श्रेणी में जोड़ के देखते हैं कितना आएगा, तो जब जोड़ोगे तो जल्दी से बताओ, यहीं से अगर जोड़ने की कोशिश करो तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा? 1/c बराबर 1/3 1/3 1/3। तो 1/3 1/3 कितनी बार है बोलो? 3 बार। तो 3/3 बनाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा? 1/1। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइक्रोफैरड। दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जब मैंने 1/3 1/3 तुरंत दिमाग में ही लाओ कि 1/3 1/3 1/3, जब सबको श्रेणी में लगाओगे तो 1/3 1/3 1/3 करोगे तो 3/3 मतलब कट के 1 आएगा आंसर। लाना कितना था? तो तुरंत दिमाग में आ जाता कि नहीं कि इससे तो नहीं होने वाला। फिर इसकी बात करोगे समांतर में, तो तुरंत दिमाग में आ रहा होगा 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 9। और लाना कितना है? 2। तो एक बात समझ आई कि तीनों संधारित्रों को ना तो हम श्रेणी क्रम में एक साथ जोड़ेंगे और ना ही हम समांतर। क्यों? क्योंकि जब समांतर में जोड़ोगे तो 3 + 3 + 3 टोटल कितने आ जाएंगे बताए? 9 माइक्रोफैरड। क्या ये 2 चीजें दिमाग में तुरंत क्लिक करेंगी कि हमें कैसे पता चलना है कि श्रेणी में जोड़ेंगे या नहीं? तो एक बार दिमाग लगाएंगे और देखेंगे क्या इसके पास पहुंच रहे हैं। जब पहुंचोगे नहीं तो समझ जाना ऐसे नहीं लगा सकते। समांतर में तो तुरंत पता चल जाएगा, जितना होगा समांतर में सीधे जुड़ता है। 3 है और हर किसी का मान 3 3 है, तो 3 3 6 3 9 होगा, जबकि लाना कितना था? 2। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसको हम कहीं ना कहीं मिक्स करके जोड़ेंगे, क्योंकि केवल श्रेणी से काम नहीं चल रहा है, केवल समांतर से काम नहीं चल रहा है। तो अब कुछ ऐसा काम करें जो दोनों में मिक्स करके करें। तो देखो अब मिक्स वाले पे कैसे। सुनिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे जोड़ो इनको, मैंने कहा यहां पर एक C1 लगा लो जिसका नाम होगा 3 माइक्रोफैरड, यहां दूसरा लगा दो, इसका भी मान है 3 माइक्रोफैरड। अभी एक हम छोड़ रहे हैं, एक अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में है कि यहां भी लगाया जा सकता है एक तीसरा। तो तीनों किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो फिर तो कभी आएगा नहीं। तो 2 को समांतर में लगाओ और एक को यहां लगा के चेक करो। अच्छा, ये काम कई बार जब करोगे ना क्वेश्चनों में तो अपने आप दिमाग में आने लगेगा कि इसका मतलब तो इतना होता है। मैं कैसे कह रहा हूं देखो, मैंने तो दिमाग लगाया कि अगर मैं 2 को समांतर में जोड़ता हूं 3 और 3 तो कितने हो जाएंगे? 6। अब 6 हो जाएंगे और एक मैं अगर इनके साथ श्रेणी में लगा दूं
ये समांतर में थे और इनके साथ श्रेणी में, तो ये दोनों मिक्स होकर 6 बना देंगे और फिर ये एक पूरी लाइन बना देंगे कि नहीं बना देंगे। अच्छा, श्रेणी और समांतर पहचानना याद है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे, बस इसी बात को मैं पहले समझाता हूँ। श्रेणी का मतलब होता है अगर मेरे पास एक ये वायर है और इसमें एक ये मिला, फिर एक ये मिला, हाँ सुनिए ज़रा, ये एक वायर है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। जिन बिंदुओं के बीच कहता है, जिन बिंदुओं के बीच, मान लो इसमें पॉइंट तो था ही नहीं तो पॉइंट हटा दो। अगर मान लो यहाँ कहते ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताओ, क्योंकि यहाँ संधारित्र लगे हैं, तो बस आपको ए से चलना है या फिर बी से, समझे, या तो ए से चलो या फिर बी से। जैसे ए और बी के बीच कह रहा है तो हमें ए से चल सकते हैं या फिर बी से, और चलना ऐसा है कि दिमाग में मेरे साथ पढ़ो, ऐसे समझो। मान लो मैंने ऐसे चलने की कोशिश की, तो बताओ इसी रास्ते में ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये जो चीज़ है ना, ये गैप नहीं समझना है तुम्हें, ये समझना है जैसे एक बल्ब होता है, बल्ब, तो मान लो ये यहाँ से ऐसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और फिर अगर उसी, यही तो वायर था एक मेन वाला, इसी वायर में ये रेड वाला भी जुड़ा है कि नहीं बताए, इसी मेन वाले वायर पे ये भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये एक ही मेन वायर पे तीनों संधारित्र जुड़े हैं या नहीं, तो आंसर क्या होगा, हाँ जुड़े हैं। एक ही वायर पे जुड़े, एक ही लाइन में जुड़े, मतलब अलग अलग रास्ते में तो है नहीं। दूसरी बात समझो, ये मेन वायर की बात छोड़ो, मैं कह रहा हूँ इस रास्ते से चलो, इसी रास्ते से जाओगे तो ये वाला घर भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर मान लो घर समझो, फिर इसी रास्ते पे जाते जाते ये वाला घर भी मिल जाएगा, इसी रास्ते में जाते जाते ये वाला भी घर मिल जाएगा। तो जब रास्ते सेम हो, उसमें जितने भी संधारित्र मिल जाए वो सब के सब होते हैं श्रेणी क्रम में। क्या पहचान सही से हुई, कोई दिक्कत किसी को, समझ जाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं यहीं पर ऐसे कुछ बनाता, ये मान लो पॉइंट बी कहता है, ये पॉइंट ए, इसमें दिमाग लगाओ। मैं कहता है ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताओ, ए और बी के बीच, तो आप चाहे ए से चल लो या बी से चल लो। मान लो इधर से कोई व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है, तो जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर उसके पास 3 रास्ते मिल जाते हैं। कितने रास्ते, 3। देखो, अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, अगर मैं आपसे कहूँ C2 C3 में जाना है, तो क्या इस रास्ते से पॉसिबल है जाना, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते, समझ आए कि नहीं। मतलब ये हुआ, अगर C3 में जाना है तो ये रास्ता चुनोगे, C2 में जाना है तो ये रास्ता, और C1 में जाना है तो ये रास्ता। जब रास्ते अलग अलग हो जाएं, जब हर रास्ते अलग हो जाएं, तो जितने रास्ते अलग अलग हैं वो रास्ते आपस में किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में। पहचान हो गई, बताओ, तो ये किस क्रम में है बताइए, समांतर क्रम। रास्ते अलग हैं तो समांतर, और अगर रास्ते सेम है तो श्रेणी। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ से चलूँगा तो इस पॉइंट में आने के बाद 2 रास्ते हैं कि नहीं हैं, एक ऊपर इसमें जाने के लिए ये वाला रास्ता, इसमें जाने के लिए ये वाला रास्ता, तो बताओ अलग अलग रास्ते हो गए। अब इस रास्ते में केवल यही लगा है, कोई और तो लगा नहीं, इस रास्ते में केवल यही लगा है, सिंगल लगा है, तो पक्का ये एक एक है, और तो आपस में अलग अलग रास्ते में, तो किस क्रम में हो जाएंगे बोलो, समांतर क्रम में। तो इनको मिटा दिया जाए, ये ठीक है, हटाओ। समांतर क्रम की पहचान कैसे करोगे, रास्ते जब अलग अलग हो रहे हो, और श्रेणी क्रम जब रास्ते सेम हो। तो हम क्या लिखेंगे बोलो, C1, C2 को समांतर क्रम में जोड़कर C3 को इनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये बात तो ये है कि किस प्रकार जोड़ा जाए, तो जोड़ने की तरकीब मैंने बता दी कि C1 C2 किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर, और उनके साथ ये किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी।
अब मैं तुम्हें एक और लॉजिक बता देता हूँ, इसे अभी से याद करो। मान लो कुछ पैसे हैं, जैसे मैं कई बार एग्जांपल बता चुका, कुछ ढेर है पैसों के, मैं इन पैसों से कुछ हिस्सा इधर कर देता हूँ, कुछ हिस्सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर दिया, तो क्या इसका कोई अस्तित्व तो बचा? नहीं बचा ना इसका, क्योंकि ये तो बढ़ गया। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल, कुछ पैसे इधर थे, कुछ पैसे इधर थे, मैंने कलेक्ट कर लिया, मिला लिया, तो बताओ क्या इनका अस्तित्व तो बचा? नहीं। अब इन दोनों मिलाकर ये जो अस्तित्व बना इनका बनेगा, जो मिक्स हुआ है। समझ जाएगी ना ये बातें? तो समझो, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि C1 और C2 किस क्रम में है, जल्दी से बता दो मुझे। C1 C2 किस क्रम में है? समांतर। तो क्या लिखेंगे? चूंकि C1 C2 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता फॉर्मूला क्या बनाओगे? 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2। कौन कौन है समांतर में? तो बोलो C1 और C2। C1 और C2 है ना, तो वही दोनों लिखना, अपने आप से कोई और नहीं लिखना है, जो है उन्हीं को लिखना है। अब वैल्यू यहाँ पर रख लो, बताओ 1/c। अच्छा, यहाँ पर C नहीं लिखेंगे हम, पता है C क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि एक ये छूट रहा है ना, जब कुछ बच रहे हो तो C डैश करके लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ C डैश। C1 की वैल्यू 3 और ये समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में, रुक जाइए एक मिनट। समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला तो सीधे होता है ना, C1 प्लस C2। समांतर क्रम के लिए सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बोलो अब यहाँ से C बराबर C1 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू 3, तो 3 3 मिलकर 6। समझ आया? तो ये 6 माइक्रोफैरड आएगा। क्यों? क्योंकि किस में चल रहे हैं बताओ? माइक्रोफैरड में। समझ आया यहाँ तक? अब हम क्या लिखेंगे? अच्छा बताओ, मैंने कहा इन कुछ पैसे इधर पड़े थे, कुछ पैसे इधर, अब इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स यही तो होता है तुल्य का मतलब, मिक्स कर लेना, मिला के हल कर लेना, तो वो आया 6। तो बताओ, एक इधर पड़े थे, एक इधर, तो अब ये इन दोनों को हल कर लिया, मतलब दोनों को क्या करना है? मिक्स करना है। दिमाग में सोचो जरा कि ये लाइन ऊपर थी, ये लाइन नीचे, दोनों को मिलाया तो एक पूरी लाइन सिंगल बन गई होगी कि नहीं बन गई? क्या इसका नया चित्र कुछ इस तरह से बन के आएगा? देखो ऐसे, और ये रेड वाला पॉइंट मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये दोनों मिल गए होंगे तो एक लाइन बन गए होंगे, और यहाँ पर बन जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ मैं बना देता हूँ, और आगे की क्रियाकलाप ये है पूरी। देखो पूरा चित्र बन गया। समझ आया ना कैसे इमेजिन करना है कि ये दोनों हल हुए, मिक्स हो गए, हल हुए तो मिक्स हो गए, और ये बना देंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में था, इस पॉइंट के बीच में ही रहेंगे। अब इसका नाम क्या है बोलो? C डैश। क्या नाम है? कितना है? 6। और ये कितना है बोलो? C3। आगे कितना था? 3 माइक्रोफैरड। ये मैंने इसको हल करने के बाद एक चित्र इमेजिन कराया है, तुम लोगों को बनाना नहीं होता, ये दिमाग में अपने इमेजिन करना है, मिक्स कर लेना है। तो सोचो जरा, अब C डैश और C3 किस क्रम में नजर आ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि देखो एक ही लाइन में नजर आ गए। तो अब क्या लिखोगे? C डैश व C3 श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता। बता दीजिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग? 1/c इक्वल 1/c डैश प्लस C3, जो हैं उन्हीं को लिखना है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, जो मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 1/c, C डैश का मान 6, इसका मान 3, 6 और 3 का लासा एक बार ले लो, बताइए कितना आएगा? 6। तो 6 से 6 खत्म तो 1 आएगा। 3 दूने तो 2 1 के 2। बताओ 1/c के मान ये आ रहा है। बताओ 2 1 3, 3/6, 3 1 के 3, 3 दूने 6, कितना आया? 1/2। 1/c का मान 1/2 है, तो क्या आप कह सकते हो कि जो c का मान आएगा वो 2 के बराबर आएगा? देखो c का मान 2 के बराबर, ये आ जाएगा माइक्रोफैरड। अब एक बार अपने क्वेश्चन को ध्यान से देख लो कि क्या यही लाना था, प्रूफ करना था? देखो 2 माइक्रोफैरड होने चाहिए। क्या दिमाग में आया ना कैसे करना है आपको? तो ये मैंने समझा दिया। श्रेणी अब समांतर पहचानने के तरीके समझ आया। अलग अलग रास्ते हैं तो समांतर, और अगर एक ही रास्ते में जितने भी मिल जाएंगे वो सब श्रेणी क्रम में। ठीक, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 28।
ये नजर आ जाएगा कितना लिखा है, दिख जाएगा। ये लिखा है 2, मैं यहां लिख देता हूं अगर कुछ दिक्कत होगी। इस चित्र को मैं बना देता हूं दोबारा, यहां से है ये लिखा है 6 माइक्रोफैरड। यहाँ 2, 6 2 3, ये लो। अब तो और अच्छे से चित्र दिख रहा होगा, ए बी सी नजर आ ही रहे होंगे। ठीक है, सुनो जरा आप, ये एक चित्र दिख रहा है और इसमें क्वेश्चन में कहा गया दिए गए चित्र में, ये जो चित्र है ए और बी के बी मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो, मतलब ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको निकालनी है। तो ए कहां पर है, यहां। ये है पॉइंट ए, ये वाला है पॉइंट बी, ये वाला है पॉइंट सी। समझिएगा जरा, अब आपको निकालना है ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तो देखो ए और बी को आपको दिमाग में लेना है, सी पॉइंट को इरेज कर देना। पहला ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कभी भी तुल्य धारिता निकालना हो चित्र के अकॉर्डिंग, तो जिन बिंदुओं, कई बिंदु हैं अगर, तो जिन 2 बिंदुओं की बात कर रहा हो उन बिंदुओं को लेना है, बाकी तीसरे बिंदु को इरेज कर देना पूरी तरह से, दिमाग में देखना ही नहीं कि यहां पर कोई बिंदु है। तो यहां पर मैं इस चित्र को ऐसे बना सकता हूं समझाने के लिए। किन 2 बिंदुओं की बात की है, बी और ए की। सी को हम इरेज करेंगे पूरी तरह से दिमाग में। कितना है बोलो, 2 माइक्रोफैरड, इधर कितना है 6 माइक्रोफैरड, और इधर कितना है 3 माइक्रोफैरड। चलो अब दिमाग में आने दो, ये बातें कि ए और बी है बाकी सी नहीं है। अब फिर मैंने अभी अभी पीछे ही तो बताया था कि जिन बिंदुओं की बात करें उसी बिंदु से चलना है, चाहे ए से चल लो चाहे बी से। अब देखो मान लो मैं ए से चलूंगा, इधर की ओर आऊंगा, तो ये बी में आने से पहले पहले केवल एक ही तो मिला, केवल संधारित्र है ना। तो इस रास्ते में ए से चलोगे चाहे बी से चलो, केवल कितना मिलेगा, एक मिलेगा। अच्छा जैसे दिमाग में ना आए ना, तो इसको तुम बढ़ा भी सकते हो लाइन को, ताकि ये गलती ना हो। अब देख लो एक बार, अगर यहाँ से चलोगे तो ये रास्ता खत्म हो जाता है ना यहाँ तक आने में, क्योंकि यहाँ से तो रास्ते बदल जाएंगे। देखो ये इधर है ना, पॉइंट मिलने से रास्ता बदला हुआ माना जाएगा, याद रखना। अगर मैं इधर से चलूं, अगर मैं इधर की ओर चलूं, इधर तो देखा कि एक ही है, अगर मैं इस लाइन में चलता हूं तो इसी लाइन में ये भी मिल जाता है। इधर तो कोई पॉइंट रहा नहीं, क्यों, क्योंकि सी की बात हो ही नहीं रही थी, तो इसी रास्ते घूमते घूमते इसमें भी आ जाओगे। अच्छा रास्ता बदलने का मतलब मोड़ नहीं होता है, समझे। जैसे कि मैं ऐसे बनाता हूं, जैसे ये है, क्या रास्ते बदल रहे हैं, क्या नहीं बदल रहे हैं, ये तार मुड़ा हुआ है, ये क्या है, तार मुड़ा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा ऐड कर दूं, अब बताओ, अब रास्ते बदल गए हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट वो है जो इन दोनों रास्तों का मेन बिंदु है, इससे अलग अलग होंगे। तो समझ आया होगा कि ये केवल तार मुड़ा है, ना कि रास्ता बदला हुआ है। तो बताओ अब जल्दी से समझ के, नाम किसी का भी C1 C2 C3 दे सकते हो मन मर्जी के मुताबिक। अगर चाहो तो इसका नाम C1 दे दो, इसका नाम C2 और इसका नाम C3। तो बोलो जल्दी से, C1 C2 किस क्रम में है, ये C2 C3 किस क्रम में है, श्रेणी। कैसे, क्योंकि ये एक ही रास्ते में है, ये वाले है ना एक ही रास्ते में, तो क्या लिखोगे, C2 और C3 श्रेणी क्रम में हैं। तो यहीं शुरू करते हैं हल करना। चूंकि C2, C3 श्रेणी क्रम में हैं,
अतः इनकी तुल्यधारिता सी श्रेणी क्रम में है तो क्या लिखोगे 1/c डैश, 1/c2, 1/c3 जो हैं उन्हीं को लिखना है। अब यहाँ पर वैल्यू रख लो, जो बन जाएगी वही आंसर हो जाएगा अपने पास। तो ये आ जाएगा 1/c डैश, 1/c डैश। C2 की वैल्यू कितनी है बताओ उसमें देख के 6। C3 की वैल्यू कितनी है 3। चलो इसको हल करो, बताओ जरा इनका आंसर कितना होगा। लासा पहले बताओ 6 लासा क्या, तो 6 के 6 एक बार भाग जाएगा तो 1 1 के 1 प्लस 3 दूने 6 तो 2 1 के 2, 1/c डैश का जो मान आएगा 2 1 3, 3/6, 3 1 के 3, 3 दूने 6, 1/c डैश का मान आ गया 1/2, तो c डैश का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अच्छा ये बात तो किसी ने नहीं बोली ना कि जिनको हल करते हैं उनको मिक्स कर लेना है, दिमाग से मिक्स कर लेना है ना। इस चित्र का नया एक डिजाइन अपने दिमाग से बना के समझाओ। क्या कुछ ऐसा नहीं बनेगा, देखो ए और बी के साथ छेड़छाड़ तो करनी ही नहीं हमें, तो ये ए मैंने बनाया समझाने के लिए, भी देखना ये मैंने बनाया ए बनाया, ये पॉइंट मिल गया बी बन गया। इन दोनों को आपने हल कर लिया कि नहीं कर लिया? हल करने का मतलब हुआ दोनों को एक में कर लो, अब अलग अलग नहीं रहने चाहिए भाई, इनको मिक्स करके हल होने का मतलब मिक्स कर लेना। तो जैसे ही होगा तो एक इधर से लाना है हमें और एक वायर इधर से लाना है और हमें क्या करना होगा, जोड़ देना होगा इनको। जुड़ गए, देखो ये दोनों मिक्स हो गए और एक ही जगह पर आ गए। इसका नाम क्या हुआ है C डैश, इसका नाम क्या है बोलो C1, ये है 2 माइक्रोफैरड और ये कितना है बोलो C डैश का मान कितना आया है 2 माइक्रोफैरड। अब फिर से एक बार दिमाग लगाओ कि A से चलोगे तो इधर की ओर एक सिंगल मिलेगा और इधर की ओर एक सिंगल मिलेगा, अलग अलग रास्ते में है कि नहीं, दोनों किस क्रम में हो जाएंगे बोलो, समांतर क्रम में, समझ जाएंगे समांतर क्रम में। तो यहाँ पर अगर कहेंगे कि C डैश और ये क्या है C1 और C डैश किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर। क्या चित्र बनाना समझ आया कैसे बनाएंगे? जिनको हल करते जाते हैं उनको मिक्स करते जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको मिटा दूं मैं, तो यहाँ या तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हटाओ खत्म करो इसको। आप क्या लिखोगे, C डैश C1 व C डैश समांतर क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारिता, चलो फॉर्मूला बताया जाए, क्या बनेगा, C इक्वल C1 प्लस C डैश, यही तो बनाते हैं हम लोग समांतर क्रम में। तो C बराबर C1 की वैल्यू कितनी बोलो 2, C डैश की वैल्यू भी कितनी निकाल ली है 2, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइक्रोफैरड। तो बताओ ये ओवरऑल किन के बीच का है, बताओ A और B के बीच, टोटल निकाल ली कि नहीं निकाली, बस लिख देना। आता A और B के बीच तुल्यधारिता बराबर 4 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत है बताएं? हल करने का तरीका समझ आया ना? जैसे आपसे कह रहा है A और B के मध्य तुल्यधारिता बताओ या A और B के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए, समझ जाएंगे, ज्ञात कीजिए। तो हमें A और B को दिमाग में रखना है, C को इरेज कर देना है पूरी तरह से दिमाग में। ये होता है तरीका हल करने का। अब मैं एक क्वेश्चन इसको देता हूँ, घर से अपने आप से करके लाना, देखना क्या आंसर अलग आता है। आपको लिख लेना है यहीं पर B और C के मध्य, B, C के मध्य धारिता ज्ञात करो। चित्र बना लो 1 मिनट में जल्दी से और इसके मध्य निकालना, क्या देखना कि 4 माइक्रोफैरड आ रहा है कि नहीं। फिर दिमाग ये काम करने लगेगा कि नहीं, बिंदुओं का बड़ा खास ख्याल रखना होता है, अगर बिंदु अलग हुए तो हो सकता है पूरा आंसर ही चेंज हो जाए। तो जल्दी से इसको चित्र बना लो, स्पीड में बनाओ बस, फिर मैं इसे मिटा दूं।
बन गया। बस बी और सी के मध्य निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हुआ है ना, 29 पे चल रहे हैं। ये चित्र नजर आ जाएंगे, बताओ ये कितना लिखा है? 1 माइक्रोफैराड नहीं दिख रहा है? मैं इस चित्र को बनाता हूं। ए बी सी डी 4 हैं, चारों को हल करना है। मैं पहले एक एक करके चित्र बना देता हूं। रुकिए थोड़ा सा और बड़ा कर दें, दिखेगा। चलो चित्र ए के बारे में देखो क्या है। चित्र जो ए बना है यहां पर कुछ ऐसा है। अच्छा ये सब संकेत हैं, ये सब क्या है? संकेत हैं, क्योंकि आंसर क्वेश्चन तो यही लिखे हैं, बस मैं संकेत भी आपको समझाता चलूंगा, क्योंकि कई क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं तो बार बार तो नहीं परेशान होंगे कि सबको निकाल दें, बस हम समझाते जाएंगे और दिमाग तुम्हारा काम करता जाएगा। ये है पहला चित्र कुछ ऐसे। ये दिख रहा है चित्र सबको? यहां पर वैल्यू भी अलग रंग से लिखें ताकि दिख जाए। यहां पर लिखा है 1 माइक्रोफैराड। ये 1 माइक्रोफैराड नजर आएगा, ये एक वाला। एक मिनट रुकिए जरा, यहां पर लिखता हूं 1 माइक्रोफैराड, वाइट नजर आएगा। यहां पर भी 1 माइक्रोफैराड, यहां पर भी 1 माइक्रोफैराड, और यहां पर भी 1 माइक्रोफैराड। ये है पहला चित्र नंबर ए। अब यहां पर क्वेश्चन सुनो जरा। क्वेश्चन में पढ़ो और दिमाग लगा के इसमें बताना है आपको क्या सही है। क्वेश्चन कहा गया 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। 4 संधारित्र हैं, चारों की धारिताएं कितनी है? 1 माइक्रोफैराड। आप इन्हें किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता फर्स्ट नंबर में 0.75 माइक्रोफैराड हो जाए? याद रखेंगे कितनी फैराड लानी है? 0.75 माइक्रोफैराड। मैं तरकीब बताता हूं फिर इसमें सीधे समझा देता हूं ताकि दिमाग पूरी तरह से काम करना शुरू हो जाए। हम लोगों ने ये अभी देखा है कि अगर मुझे हल करना है कि 4 संधारित्र हैं 1 माइक्रोफैराड, दिमाग में आ जाए तुरंत कि अगर मान लो समांतर क्रम में जोड़ना है चारों को, तो C1 + C2 + C3 + C4 करोगे ऐसे समांतर में सीधे जोड़ते हैं तो 1 1 1 1 कितने हो जाएंगे बोलो? 4 हो जाएंगे। अब दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर 4 हो गए तो हमें तो लाना कितना था? 0.75। तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। देखो ए नंबर में कितना लाना है? 0.75। तो अब दिमाग में आना चाहिए कि समांतर हल कर चुके, अब हम श्रेणी के लिए देखते हैं। श्रेणी के लिए 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4 प्लस करते जाओगे। अब 1/1 मतलब 1, फिर 1/1 1 1/1 1 1/1 1 कितने होंगे? फिर से 4। मतलब जब 1 1 है तो श्रेणी और समांतर में मान क्या आ रहे हैं बोलो? बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसा करते हैं कि ना तो हम श्रेणी में लगा सकते हैं और ना चारों को समांतर क्रम में। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आना चाहिए हम किस में करेंगे बोलो? मिक्स वाले पे। अब मिक्स करने के लिए दिमाग में आएगा, कभी कभी ऐसा आएगा कि पहले ऐसा करते हैं 2 को श्रेणी कर लें 2 को समांतर। आएगा कि नहीं आएगा दिमाग में? तो कुछ भी कर लेना लेकिन हल मत करना, रफली ऐसे करना। मैं सिखाता जा रहा हूं। 2 को तुम ऐसे जोड़ोगे, ये आपने मान लो किसमें किए? समांतर में। फिर आप चाहोगे कि मैं और ऐसा करूं कि इनके साथ लगातार, ये लो मैंने ऐसे जोड़ लिए, ऐसे दिमाग में आ सकता है। तो दिमाग लगाओ, ये अगर आपने ऐसे ऐसे जोड़े, सबके 1 1 मान भी लिख दे रहे हैं, तो ये 1 1 मिलकर कितने आएंगे जल्दी बोलो? 2।
दो आ जाएंगे। और फिर जब ये दो मिलेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। फिर बताओ ये पूरी लाइन नजर आएगी। ये दोनों हल हुए, एक और एक समांतर में, तो जुड़ के कितने आएंगे? दो। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो ऐसे बन जाएगी एक लाइन। अब ये पूरी लाइन एक नजर आएगी, आएगी नजर। और जब एक ही लाइन में हो जाए तो किस क्रम में होते हैं? बोलो, श्रेणी में। तो मतलब ये वाला दो और ये वाला एक, ये वाला एक, सब किस में रख दिया आपने? श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी में रखोगे तो कैसे आएगा? 1/2, फिर 1/1 और फिर 1/1, ऐसा ही होगा लास्ट टाइम। तो अब इनको हल करोगे तो ये दो देंगे कि नहीं? एक एक मिलकर दो, और 2 और 1/2 मतलब 2.5 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये बात भी समझ आ गई कि दो श्रेणी के साथ, दो समांतर के साथ श्रेणी में दो को नहीं जोड़ सकते हम, क्योंकि उससे भी धारिता का मान ज्यादा हो रहा है। अब दिमाग में क्या आएगा जल्दी से बताएं। तीन को समांतर में कर लें और उसके साथ एक को किस में कर लें? श्रेणी में। 3 समांतर में जोड़ दें, उसके साथ एक को श्रेणी में। अब देखते हैं क्या इससे आ जाएगा। तो हल करके देखो जरा, और आता है या नहीं। तो लिखा जाए, अब लिखते हैं। कलर कौन सा ले लूं मैं? ठीक है, चलो समझो जरा। मैंने लिखा कि चूंकि नाम दे दें C1, C2, C3, C4, ये अपने आप से दिमाग में आया। अब ये संकेत तो नहीं रहा ना, बना है, लेकिन हम लोगों ने समझ के रखा कि ऐसे ऐसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे? C1, C2, C3 समांतर क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता बताइए। समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर C1 + C2 + C3, यही है तीनों। अब एक बात बताओ, इनको जिनको हल कर रहे हैं उनके अलावा कोई संधारित्र बच रहा है कि नहीं अभी परिपथ में? तो बच रहा है। जब बचे तो हमेशा डैश करके निकालते हैं, याद रखोगे इस बात को। तो C डैश बोलो जरा। C1 की वैल्यू 1, 1 और फिर 1, तो 1 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 3 माइक्रोफैरड। ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C3, तीनों को हल किया गया। मतलब क्या कर देंगे? बोलो, मिक्स कर देंगे। जैसे ही मिक्स करके इन्हें बनाओगे तो नया चित्र मैं समझा रहा हूं कैसे बनेगा। ये पॉइंट रहा ये वाला, समझे? अब ये इस पॉइंट तक आए हम, तो ये पॉइंट रहा ये वाला। अब यहाँ से एक पॉइंट ये है, तो कुछ दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट ये, और यहाँ पर एक संधारित्र लगा है। इतना समझ आया? अब देखो, इन तीनों को मिक्स करके एक कर दिया गया ना, जिसका नाम क्या हो गया? C डैश। तो यहाँ से एक वायर लाओ, एक वायर यहाँ से लाओ और यहाँ पर जोड़ दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, C डैश। इसका नाम क्या है? C4। इसकी वैल्यू कितनी आई है? C डैश का मान 3 और इसका मान कितना है? 4। जल्दी से बताओ देख के इस चित्र को, किस क्रम में नजर आ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। ये एक है, तो ये एक, क्या समझ आया? ये किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखोगे बताओ? अब तो दिमाग काम कर रहा होगा कि C डैश व C4 श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता बताइए जरा। फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/C इक्वल 1/C डैश प्लस 1/C4, यही बनाएंगे हम लोग। वैल्यू रखो इसकी। 1/C इक्वल 1/C डैश। C डैश का मान कितना आया? बोलो, 3। और C4 का मान कितना है? 1। तो 1/C इक्वल 1। एलसीएम 3 आएगा, इसका गुणा इधर 1 और इसका गुणा इधर 3। 4/3 बना कि नहीं बना बताएं। अब अगर इसको और आगे हल करना चाहते हैं तो बोलो, ये आएगा 1/C बराबर 4/3। तो C बराबर कितना आएगा? 3/4, यही बनेगा। उल्टा कर दिया गया इसे। अब यहाँ से भाग करके बताइए ज़रा, भाग जाएगा नहीं तो 0.4 सते 28। अच्छा, दशमलव लगाए होंगे तो ये जो 3 है ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा बताओ? 30 में। तो 4 सते 28। अब कितना बचा होगा? 2 पॉइंट लगा 0, तो 4 पंचे। देखो क्या मैच किया आंसर अपना। तो ये दिमाग में आया ना कैसे बनाना, इनको कैसे जोड़ना है। तो ये रहा फर्स्ट नंबर का आंसर, ए का। क्या कोई दिक्कत है बताएं? समझ जाएंगे ना तुरंत? ठीक। सेकंड नंबर को अभी इसी में बनाते हैं।
चलो आज आप सेकंड नंबर का चित्र बनाया जाए। इसी का जो सेकंड है, देखिए सेकंड वाले में कुछ ऐसा है कि ये ऐसे है और यहाँ से ऐसे है, 1 2 3। नाम हर किसी के एक 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 ही हैं, तो 1 माइक्रोफैरड, और ये भी है 1 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये तीनों श्रेणी में दिख रहे हैं, एक समान, ये पहले श्रेणी में है और इनके साथ ये समांतर क्रम में है। जोड़ने का तरकीब कैसे फिर से समझते हैं। इस बार लाना है 4/3, 4/3। दिमाग ये लगाओ कि अभी अभी जब हम लोगों ने हल किया था, इसका जो मान आया था ये वाला, ये सही से आया था 3/4, 3/4 आया था, जिसका मान कितना था 0.75 के बराबर। इसमें क्या था, 3 समांतर के साथ एक श्रेणी में लगा था, 3 समांतर के साथ एक किस में लगा था, श्रेणी में। तो ये इसका जस्ट अपोजिट है कि नहीं, 3 के 4 के साथ। तो हम क्या करें, 3 श्रेणी के साथ क्या लगा दे, एक समांतर। समझ आया कैसे दिमाग लगाने। तो बस ये वही बातें हैं। अब देखते हैं क्या ऐसा करने से आता है या नहीं। ये दिमाग तो हमने लगा लिया कि हाँ ये काम ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं, लिखते हैं नाम। ये मान लो C1 C2 C3 और ये C4। तो क्या लिखेंगे, चूंकि C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता 1/c डैश। डैश इस वजह से मानना है क्योंकि ये अभी C4 अपने परिपथ में बचा है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो बताइए 1/c डैश, 1/1, 1/1, 1/1। अब 1 1 बार बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही रहेगा, इसका भी 1 ही रहेगा, इसका भी 1, तो 3 आ जाएगा। ये समझ सकते हैं। या तो ऐसे समझ लो, एक एक का लासा एक ही रहेगा, ऊपर ऊपर वाले लिख दिए जाएंगे प्लस में, और एक 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 मिलकर 3, 3/1। तो ये अगर C डैश का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। अपोजिट कर लो, 1/C डैश का मान है 3/1, तो C डैश का मान कितना हो जाएगा, 1/3 माइक्रोफैरड। ये तो पता चला हमें कि इनका मान कितना आएगा जो श्रेणी में। अब इनके साथ ये जब मिल गए तो एक ही लाइन में हो गए, ऐसे मिल गए एक, तो नीचे C डैश देखना है और ऊपर देखना है C4। C डैश C4 किस क्रम में नजर आएंगे बताओ, अलग रास्ते में तो समांतर। बहुत सही। तो यहां से आ जाएगा C डैश व C1 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता ये लिख लेना अपने आप से। और यहां से जो बन के आएगा फॉर्मूला, C बराबर C डैश प्लस C1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी C बराबर, C डैश का मान कितना निकला है 1/3, C1 की वैल्यू 1/1 मानो। इनका लासा कितना आ जाएगा बताइए, 1 और 3 का लासा 3, तो इसका गुणा इधर 1 1 के 1 और 3 1 के 3, तो कितना आएगा 4/3 माइक्रोफैरड। तो दिमाग में आया ना। ये क्लिक कैसे करेंगे, जब हम ये समझ जाएंगे इसको हल करने के बाद कि 3 समांतर के साथ एक श्रेणी में था, तो आंसर अपने पास 3/4 आ रहा था। तो जाहिर सी बात, अगर मैं इसका अपोजिट पूरी तरह से कर दूं तो 4/3 बन जाएगा। तो इसी जैसे 3 समांतर के साथ एक श्रेणी में लगा था तो 3/4 आया, तो मैं 3 श्रेणी के साथ एक समांतर में जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 4/3। ठीक, बहुत सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर था B, 29 का B। ठीक है, इसको मिटा दिया जाता है फिर। अब C की तरफ चलते हैं। ठीक, यहीं से अब समझ लीजिए जरा।
इसमें ऐसे कुछ करके एक चित्र बनाया गया है, हिंट है, मैं समझा दूंगा कि ऐसा क्यों बनाया गया है। ठीक है, अब इस बार हमें लाना कितना है, 1 माइक्रोफैरड। कितना कितना लाना है, 1 माइक्रोफैरड। अगर दिमाग में ये लाओ कि 1 माइक्रोफैरड लाना है, तो ना तो हम श्रेणी में सबको जोड़ के ला सकते हैं, ना तो समांतर। तो अब क्या हुआ, मैं दो दो को एक बार कलेक्ट करके देखता हूँ कि 2 को श्रेणी में जोड़ दूँ, फिर नीचे 2 को श्रेणी में जोड़ दूँ, फिर उनको किस में क्रम में ला दें, समांतर। मतलब ऐसा करना है, 4 को 2 ऊपर कर देना है, 2 नीचे। दिमाग में लाओ और फिर सोचो ऐसे कि जब ऊपर करोगे श्रेणी में तो 1/1, फिर 1/1, तो मतलब 2 आएगा। तो जब 2 आएगा तो इसका अगर हम अपोजिट कर देंगे तो 1/2 बन जाएगा, भाई 2/1 बनेगा। अगर इन दोनों को हल करके देखो, ये जोड़ना ऐसा ही है, मैं समझा देता हूँ क्यों। देखो, अगर मैं 1/c का फॉर्मूला लगाऊं, किन के लिए, C1 और C2 के लिए, इनके लिए, मान लो ये C1, C2, C3, C4, तो अगर इनके लिए लगाओगे तो क्या आएगा, 1/1 और 1/1 मतलब 1/c डैश का मतलब आ जाएगा 2/1 बन जाएगा। तो ये कितना आएगा, अगर C डैश निकालोगे तो 1/2 बन के तैयार होगा। मतलब ये समझना, अगर C डैश ऊपर वाला 1/2 है तो नीचे भी 1/2 ही होगा। तो नीचे वाले का इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि C2, C3, C4 के लिए जो C डबल डैश का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 माइक्रोफैरड। अब ये बताओ, C डैश दोनों का हल ऊपर है, C डबल डैश दोनों का हल नीचे है, तो बताओ ऊपर और नीचे वाले किस क्रम में हो जाते हैं, समांतर क्रम। तो क्या लिखोगे, C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है। और इनकी तुल्य धारिता ये लिख लेना, तो C बराबर क्या आएगा, C डैश प्लस C डबल डैश। C बराबर 1/2, C डैश का मान, इसका भी मान 1/2, फिर प्लस 1/2। अच्छा, 1/2 मतलब आधा आधा, आधा आधा जोड़ के कितना बनेगा, 1, तो 1 माइक्रोफैरड बन गया। इस तरह से ये दिमाग लगाना, ये होमवर्क है, इसे अपने आप से करके लाएंगे। जब ये आपके पास PDF भेज दी जाएगी, इसे आप कर लेना, ठीक है। अब मैं 29 के बाद 30वें क्वेश्चन पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है 3,3 और 6 माइक्रोफैरड, मतलब 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो। बस ये है क्वेश्चन, और नीचे संकेत से आपको कोई मतलब घरस नहीं रखनी है। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके चीज़ समझाऊंगा और आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैं समझाता हूँ, देखो 3, 3 और 6 हैं, इन धारिताओं के संधारित्रों को कैसे संयोजित करना कि आंसर कितना आना चाहिए, बताइए। 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड के लिए क्या करोगे, देखो जरा, अगर मैं कहूँ 3, 3, 6 हैं, ये हैं कैसे, 3 फिर 3 और फिर 6। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन तीनों को समांतर में जोड़ लो, तो समांतर के लिए तो सीधे फॉर्मूला होता है, तो 3, 3, 6 और 6, 6, 12, आंसर आएगा 12 माइक्रोफैरड। किस में, समांतर क्रम में। एक बात तो तय हुई कि समांतर क्रम में जोड़ नहीं सकते हैं तीनों को एक साथ। फिर अगली बात आती है श्रेणी के लिए। श्रेणी के लिए फॉर्मूला आएगा 1/3, 1/3 और 1/6। यही तो फॉर्मूला होता है, क्योंकि श्रेणी में 1/C1, 1/C2, 1/C3, तो 3 है, 3, 3, 6, तो ऐसे जोड़ोगे, लासा लोगे तो 6 आएगा। 3 दूने 6 तो 2 1 के 2, फिर 3 दूने 6 तो 2 1 के 2, फिर 6 1 के 6 तो 1 1 के 1, 3 2 5 1 6, ये 1/C चलेगा, तो 1/C का मान आ जाएगा 5/6। अपोजिट करोगे तो C का मान आ जाएगा 6/5, कभी भी नहीं आएगा इससे भी। तो ये तो पता चल गया आपको जल्दी से कि श्रेणी में ना तो तीनों को जोड़ सकते हैं और ना ही हम समांतर में जोड़ सकते हैं। तो अब एक बात दिमाग में आना है, फिर से मिक्स में कहीं ना कहीं जोड़ने होंगे, तो दिमाग लगाते हैं मिक्स के लिए। अब मिक्स के लिए जोड़ने से पहले दिमाग ये रखना कि 3, 3 और 6 हैं, 3 है
3 है और 6 है, ये है। अब इनको जोड़ने की तरकीब क्या है? अगर मान लो कि मैंने इन दो को श्रेणी में जोड़ा, ये मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, फिर हिंट भी समझाऊंगा। मैं तुम्हें रटाना नहीं सिखा रहा हूँ, समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब था तुम्हारी जगह पे तो मैं भी ऐसा ही किया करता था, क्या जोड़े क्या जोड़े। तो मैं हर एक चीज़ को जोड़ जोड़ के, जो तुम्हारे दिमाग में है ना, मैं ये भी तो कर सकता था, मैं हर एक वो चीज़ करके समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे अब क्यों जोड़ते हैं। देखो मान लो आपके दिमाग में आए, इन दोनों की श्रेणी में जोड़ लो, फिर इसके साथ इसको समांतर में कर देना, ये लो हो गया। अब मान लो यहाँ पर आपने लिखा 3, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 6, माइक्रोफैराड चल रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए हैं। तो बोलो ये दोनों श्रेणी क्रम में जैसे जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 1/3, 1/3, 1/c डैश की वैल्यू। क्यों? क्योंकि श्रेणी में है ये दोनों, एक ही लाइन में है ना। जब एक ही लाइन में होंगे, देखो इस पॉइंट से ये लाइन में 2 हैं, इस लाइन में 2 हैं, इस पॉइंट से पहले तक 2 हैं, तो जिस लाइन में 2 या 2 से अधिक हो जाए पहले उन्हीं को हल करना है। तो इसको हल कर लेंगे, श्रेणी में है तो हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? बोलो 1/3, 1/3, 2/3। अपोजिट करोगे तो सी डैश का मान 3/2 माइक्रोफैराड बन के तैयार। अब दिमाग ये लगाना है कि इन दोनों का हल हो गया, 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5, 2 1 के 2, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 10, तो 2 पंचे 10, खत्म। अब ये सोचो इन दोनों का हल हुआ तो ऊपर बन गया होगा सी डैश, और नीचे है अपनी जगह में जो कुछ भी था, यहाँ पर आ गया सी डैश 1.5 वाला, यहाँ पर है ये 6। अब ये समांतर में तो जोड़ोगे तो 6 में 1.1 जोड़ोगे तो 7.5 आएगा, खत्म। वजह क्योंकि आपको तो लाना था 5 माइक्रोफैराड, तो इन दो को मतलब ये जो 3 वाले हैं, इनको अगर आपने श्रेणी में रखा फिर इसको समांतर में रखा तो फिर तो नहीं बनने वाला। अब मेरी बात समझो, मैंने आपसे कहा तीनों को समांतर में नहीं जोड़ सकते क्योंकि आंसर उससे मैच नहीं कर रहा था। तीनों को एक साथ श्रेणी में नहीं जोड़ सकते, आंसर नहीं मैच कर रहा था। अब दो लगातार वालों को, इन दोनों को श्रेणी के साथ इसको समांतर में नहीं जोड़ सकते, आंसर ज़्यादा आ रहा था। तो अब दिमाग में हम ऐसा लाएंगे कि इन दोनों को इस बार श्रेणी में लेते हैं, 3 और 6 को, या तो इसको छोड़ दो इन दोनों को श्रेणी में ले लो, इसको छोड़ दो इसको श्रेणी में ले लो। तो अब ये नया चित्र है, इसको मैं सही से बनाता हूँ और बताइएगा समझ आया या नहीं। ये तो समझ आया ना, इतने से क्यों नहीं मैच कर रहा था। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये जो 3 और 6 इनमें से पहले वाले के 3 को मैंने ऐसा करता हूँ, इस 3 को मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, अभी छोड़ो इधर, और ये जो 3 और 6 बच रहे हैं इनको हम श्रेणी में कर दे रहे हैं, और इधर जो इन दोनों के समांतर क्रम में वो इसको लिख देते हैं। ये लो नामकरण कर देते हैं, ये है 3 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड, और ये है 6 माइक्रोफैराड। नाम दे दें C1 C2 C3 वाला, C1 C2 C3। अब बताइए यहां से जरा, C1 C2 C3, तो C2 C3 किस क्रम में है बताइए? श्रेणी क्रम में। तो हम क्या कहेंगे, 3 और 6 किस क्रम में है? श्रेणी में। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, C2 C3, C2, C3 श्रेणी क्रम में है अतः इनकी तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में होने पर धारिता क्या होती है? 1/c डैश, 1/c2, 1/c3। देखो C2 C3 है तो C2 और C3 को ही बटे में लिखना, ये बात मत भूलना। चलो हल करो इसको अब। तो 1/c डैश इक्वल 1/c2 का मान कितना है? 3, और इसका मान कितना है? 6, तो 1/c डैश। 6 और 3 का लासा 6 आ जाएगा। 3 दूने 6, 2 बार भाग गए तो 2 1 के 2, 6 के 6 तो 1 1 के 1, 1/c डैश का मान 2 1 3, 3/6, 3 1 के 3, 3 दूने 6, 1/c डैश का मान आ गया 1/2। तो c डैश का जो मान आ जाएगा वो 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ये आपको पता चल गया। इन दोनों का हल जो है वो है 2 माइक्रोफैराड। तो नया चित्र अभी फिर से समझो, इमेजिन मैं कराता जा रहा हूँ, आपको बनाना नहीं होता है, केवल दिमाग में रखना होता है। मैं इस पॉइंट तक आया, ये आ गया इस पॉइंट तक, ऊपर जो है इससे छेड़खानी नहीं करनी है,
नीचे इन दोनों को हल करके एक बना दिया गया है, इसका नाम सी डैश आ चुका है, वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। ऊपर कितना लिखा है 3 माइक्रोफैरड। बताओ ऊपर और नीचे अलग अलग रास्ते में, क्योंकि इस पॉइंट से इधर इसमें जाएंगे इधर इसमें जाएंगे, तो अलग अलग रास्ते मिल गए, किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम। तो नाम लिखो, चूंकि सी डैश व C1 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता C बराबर सी डैश प्लस C1। वैल्यू रख दो, सी डैश का मान कितना आया बोलो 2, और C1 की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 और 2 मिलकर 5 माइक्रोफैरड। देखिए यही था अपने पास, आंसर लाना था 5 माइक्रोफैरड। तो आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद वहाँ पहुँचना था, ठीक है, यहाँ के बाद ऐसे चलते जाना है और वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। मुझे ये लगा कि आराम से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान था। ये समझ आया था पहले, देखो ना तो तीनों को श्रेणी में लगा सकते थे, ना तो तीनों को समांतर, और तीन तीन के साथ इसको समांतर में नहीं लगा सकते थे। तो मैंने ऐसा किया, इसको छोड़ के इन दोनों को श्रेणी और इसके साथ इसको समांतर कर लिया, तो आंसर मैच कर गया। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है और करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बड़ी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ यहाँ पढ़ाया जाता है आपको, और आपके भविष्य के लिए हर दिन हम लोग उठते हैं, मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ हर एक क्वेश्चन को समझाते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ टॉपिक कठिन लगते हैं तो उन टॉपिक्स के नाम बताइए, उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस क्लासेस मिल जाएंगी। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 31 नंबर पे। ये चित्र तो नज़र आ ही रहा होगा, ये ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट, ये एक धारिता लगा है सी। अगर चित्र ना दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर पहले ही बना देता हूँ, ताकि इस बात से आप बेफिक्र हो जाएं कि मुझे चित्र नहीं दिख रहा था। ये है कुछ ऐसे करके चित्र, ये रहा चित्र। और इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं। ऊपर है 10 माइक्रोफैरड, नीचे भी लिखा है 10 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर लिखा है सी। ये जो पॉइंट है ये है ए, और ये है जो पॉइंट है वो है बी। क्वेश्चन में पहले ही आपको दे रखा है कि देखो, निम्न परिपथ में संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। मैं सुना देता हूँ, अगर ना भी दिख रहा होगा तो आप सुन लीजिए। कह रहे हैं संधारित्र, निम्न परिपथ में संधारित्र सी की धारिता, ये जो सी है ना, इसकी धारिता आपको निकालनी है। जबकि बिंदुओं ए व बी, ए और बी के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता, मतलब ए और बी के बीच जो टोटल ओवरऑल धारिता है वो कितनी है, 15 माइक्रोफैरड है। तो हमें ये पता चल गया कि ए और बी, ए व बी के बीच तुल्य धारिता वो है आपके पास, इसका नाम हम देते हैं सी टोटल, और वो है 15 माइक्रोफैरड। ये बाद में बहुत काम आएगी। अब सुनिए ज़रा, वो अपने पास हो गई। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, अब अपने आप से मानो ए और बी के बीच निकालना है। तो नाम दे दो अपने आप से C1 C2 C3। बताइए C1 C2 किस क्रम में नजर आ रहे हैं। देखो ए और बी के बीच पूछा तो ए और बी से चलो, तो मान लो ए से मैं चल रहा हूँ ऐसे,
इस पॉइंट के बाद दो रास्ते, ऊपर जाने के लिए ये, नीचे जाने के लिए ये रास्ता। तो जब रास्ते अलग अलग हो जाए तो इस लाइन में इतना ही है, एक ही है, इस लाइन में भी एक ही है, कोई दो तो है नहीं, तो श्रेणी माने जाएंगे। एक एक है तो ये आपस में किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर। तो यहीं पर लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता C डैश बराबर C1 प्लस C2। ये और ये हैं श्रेणी में तो इन्हीं दोनों को, समांतर में तो इन्हीं दोनों को केवल जोड़ना है। तो C डैश बराबर 10 प्लस 10, तो मान आ जाएगा 20 माइक्रो फैरड। यहां तक ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब ये बताओ, जब इन दोनों को हल कर लिया तो आपके दिमाग में चित्र क्लिक करना चाहिए कि कैसे अब बनेगा चित्र। ये कुछ ऐसे बना होगा, ये पॉइंट है ये वाला, ये मान लो ये वाला पॉइंट है, ये और ये ये पॉइंट है यहाँ, इधर की ओर है C, फिर इधर है ये पॉइंट B, इधर है पॉइंट A। अब बताओ इन बिंदु और इस बिंदु के बीच ही तो C1 C2 लगा था, इन दोनों को हल किया, मतलब इन दोनों के बीच में मिक्स करके एक केवल संधारित्र लगाना है। तो इस जगह से चलते हैं और मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ। यहाँ से एक जुड़ गया, इन दोनों को हल करके येलो वाले को यहाँ लगा दिया। इसका नाम है C डैश, इसका नाम है C, और इसकी वैल्यू जो है वो है कितनी, 20, और हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, कितनी है, कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है। आ जाते हैं, कलर कौन सा ले लूँ मैं, रेड ले लेता हूँ, ठीक। बताओ C डैश और ये, हाँ इसका नाम तो C3 अभी दिया था तो C3 दे दो। तो C डैश और C3 किस क्रम में है बोलो, श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक ही लाइन में हो गए ना अब तो क्या लिखोगे, C डैश C डैश व C3 श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता। फॉर्मूला बताइए क्या आ जाएगा, 1/C टोटल। अब टोटल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर C पहले से ही है, तो C लिखेंगे तो फिर इसमें और इसमें फर्क ही ना समझ आ गया, तो C टोटल ओवरऑल, समझ गए। अच्छा ये बताओ, ये लास्ट टाइम है तो C A और B के बीच है तो क्या C A B भी तो लिख सकते हैं। तो ये C टोटल ना लिख कर लिख दो A B, A और B के बीच की है टोटल, समझना C A B। तो 1/C डैश प्लस 1/C3, वैल्यू रखो यहाँ पर। 1/C टोटल की वैल्यू कितनी है, 15 दे रखी है। 1/C डैश की वैल्यू कितनी है, 20, और 1/C3 की वैल्यू कितनी है, C। अब बताओ ये 1/20 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, उधर क्या बच जाएगा, 1/C। अब इसको हल करना है, तो मैं हल करता हूँ इसको, कहाँ पर कर दूँ मैं। अब चित्र की कुछ ज़रूरत तो रही नहीं, हटा देता हूँ मैं चित्र। ठीक है, बताओ 1/C बराबर ये दिख रहा होगा, तो 1/C बराबर 1/15 माइनस 1/20। तो 1/C बराबर 15-20 का लासा होता है 60, तो 15 चौके 60, तो 4 एक्के 4। पहले इसमें भाग करो 4 बार, तो 4 एक्के 4, 20 तिया 60, तो 20 तिया 60, तो 3 एक्के 3। तो घटा दोगे तो 4 में 3 जाएंगे 1/60। 1/C बराबर 1/60, तो C बराबर कितना मिल जाएगा, 60 माइक्रो फैरड। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ आया होगा। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिए हैं। टाइम शायद काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो फिर मैं देख लेता हूँ, अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो कोई बात नहीं, वरना छोटा है तो मैं अभी बता देता हूँ एक और। ये क्वेश्चन तो अपने आप से करने की कोशिश
कर सकते हो। ये लो क्वेश्चन देख लो, अगर ना है तो फिर मैं इसे बता दूंगा आपको। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। ये होमवर्क मान के चलिए कि आपको 32 नंबर करना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर घर से करके लाइएगा। मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें फर्स्ट सेकंड तक निकालनी है, तो धीरे धीरे करके आप कोशिश करिएगा, ठीक है। जो ना आए वो उसे ना करिए, जो आ जाए उसे कर लेना। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए आप अपनी मेहनत पे जोर डालिए। थैंक यू सो मच।